दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों हमारा देश तो एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कभी भी ऐसी गतिविधि नहीं होती कि जिस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन हमारा एक पड़ोसी देश है दोस्तों, अफ़गानिस्तान। वहाँ के लोग इस वक्त में काफ़ी पीड़ा में हैं, क्योंकि वहाँ पर तालिबान का कब्जा चला है। दोस्तों इस कब्जे की कहानी मैं आपको बताऊंगा, मुख्य बातें आज अपने इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या 80 से 90 हज़ार आतंकी किसी देश को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकते हैं, वह भी उस देश को जिसका साथ अमेरिका ने दिया हो, जिसके लिए अमेरिका 2001 से अफ़गानिस्तान की भूमि पर अपने सैनिकों की बलि दे रहा हो, बलि चढ़ा रहा हो। उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे थे, और वो केवल इसलिए हो रहा था कि तालिबान को शांत किया जा सके, जो आतंकी संगठन है इसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों आप समय के पहिया को देखिए किस तरीके से घूमता है कि 2021 आते आते जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि 21वीं सदी एक नई सदी, यहाँ पर जातिवाद को, सांप्रदायिकता को कोई जगह नहीं है, तो अफ़गानिस्तान के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा होने के बजाय वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। चारों तरफ उनके जीवन में अंधियारा ही अंधियारा है। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के लोग क्या करें, किस तरीके से वे खुद का संरक्षण करें। दोस्तों कहीं ना कहीं कई सारी परिस्थिति अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए यहाँ पर इस तरीके से बन रही है कि अब वो तालिबान के सामने झुकने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और यदि दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पर शरीयत का कानून लागू हो चुका है, और उसी कानून के तहत उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1979 से लेकर के 1989 तक, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अफ़गानिस्तान पर सोवियत रूस का कब्जा हुआ करता था। और दोस्तों इसके बाद जब दोस्तों एक समय वो आया कि जब ये सोवियत संघ कमज़ोर हुआ और ये बिखर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बिखर गया, जो सोवियत संघ था दोस्तों अलग अलग देशों में विभाजित हो गया दोस्तों। उसके विभाजन के बाद उसकी शक्ति कमज़ोर हुई, तो अफ़गानिस्तान के भीतर तालिबान जैसे आतंकी संगठनों का उदय हुआ। और दोस्तों उनको साथ मिला पाकिस्तान का, और वहाँ के दोस्तों जो पश्तो जो लोग हैं दोस्तों, उनका भी वहाँ पर दोस्तों उनको पूरा सहयोग मिला। और उन्हीं के सहयोग से कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहूँगा आज अफ़गानिस्तान इतना मजबूत हो गया कि वहाँ पर आज दुनिया की सुपर पावर कहने वाली अमेरिका, खुद को जो सुपर पावर कहती है, वह भी कमज़ोर पड़ गया। दोस्तों किस तरीके से एक आतंकी संगठन ने पूरी दुनिया के सामने आज चुनौती पेश की है, वो वास्तव में काफ़ी गंभीर सवाल अपने आप में अफ़गानिस्तान की सरकार के सामने भी है। उस सरकार के सामने है, उस राष्ट्रपति के सामने है, अशरफ गनी के सामने। दोस्तों 15 अगस्त को वो देश छोड़ करके फरार हो गए, अपने देश के लोगों को संकट में मझधार में छोड़ करके बहुत मोटी रकम लेकर के वो फरार हो गए। और दोस्तों इस बात की पुष्टि रूस भी कर रहा है कि वहाँ पर काफ़ी मोटा पैसा लेकर के वहाँ पर अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति देश को छोड़ करके चले गए हैं। वहाँ पर किस तरह का राष्ट्रवाद है दोस्तों, ये विवाद अपने आप में विचित्र है और समझ से परे हैं कि किस तरीके से वहाँ के लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार मस्त है। और मैं तो यूँ कहूँ कि वहाँ पर इस तरह की अस्थिरता इस वक्त में जन्म ले चुकी है कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, भय का माहौल है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोगों को मारा जा रहा है, तमाम संस्थानों पर अफ़गानिस्तान के भीतर कब्जा जमा लिया गया है। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति महोदय जनता को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद ही राष्ट्रद्रोही हो गए। दोस्तों नागरिकों के भीतर जोश भरने की बजाय कायरता का एक संदेश दे करके वो देश छोड़ करके चले गए। दोस्तों हमारे देश ने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन किस तरीके से हमारे देश के सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे देश का सैनिक कभी अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं चूकता है। हमारे देश के सैनिक ने
कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान को भारत से भी सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से जंग लड़ी जाती है, अपने दुश्मनों पर किस तरीके से विजय हासिल की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 अप्रैल को अमेरिका ने घोषणा की थी कि अब वो तालिबान को छोड़ कर के, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अफ़गानिस्तान को छोड़ कर के जा रहा है। यानी कि अब तालिबान उसको लूट सकता है, उसको खसोट सकता है। ये परमिट एक तरीके से मिल गया था। हालांकि ये बात अलग है कि हवाई हमले वहाँ पर जारी रहे, लेकिन उसका प्रभाव कितना हुआ वह तो आपने 20 साल में देख ही लिया। अमेरिका के भी कितने सैनिक मारे गए, और इसके अलावा दोस्तों अफ़गानिस्तान के आम नागरिक भी काफ़ी बड़ी संख्या में मारे गए। तकरीबन दोस्तों 60,000 से अधिक आम नागरिक इन 20 सालों में, जो आंकड़े बताते हैं दोस्तों, मारे गए हैं। दोस्तों संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक और पुलिस बल के जवान भी पिछले 20 सालों में मारे गए हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये उस गठबंधन की भी हार है जो अफ़गानिस्तान को तालिबान से मुक्त कराने के उद्देश्य से आया था, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं वैश्विक बिरादरी के सामने एक तरीके से बेइज्जत होना पड़ा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 मई को अमेरिकी सेनाओं की वापसी शुरू हुई अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा 4 मई को हमले शुरू कर देता है आतंकी संगठन तालिबान। लेकिन हमले होते होते दोस्तों आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि 4 मई को तकरीबन 77 ज़िलों पर कब्जा था तालिबान का। अफ़गानिस्तान के भीतर करीबन 407 ज़िले हैं। उन 407 ज़िलों में से 4 मई की यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 77 ज़िलों पर कब्जा था। लेकिन यदि दोस्तों वर्तमान हालात की बात की जाए तो आप याद रखिएगा दोस्तों, तकरीबन वहाँ पर 307 ज़िलों पर कब्जा हो चला है तालिबान का। इसके अलावा दोस्तों 66 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर संघर्ष चल रहा है। इसके अलावा बचे हुए ज़िलों पर अफ़गानिस्तान की सरकार का नियंत्रण है। तालिबान कब उनको छीन लेगा इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वहाँ के लोग किस तरीके से डरे हुए हैं, गवर्नर भी अपने हाउस को छोड़ करके फरार हो रहे हैं। दोस्तों वास्तव में विचित्र स्थिति और चिंताजनक स्थिति वहाँ पर अफ़गानिस्तान के नागरिकों के सामने है। जिस देश का राजा ही कायरता दिखला जाए तो जनता क्या करे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने भी तकरीबन 3 अरब डॉलर का वहाँ पर निवेश किया हुआ है। उस निवेश का क्या होगा ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और विचित्र स्थिति भारत के सामने भी आकर के खड़ी हो गई है कि भारत की परियोजनाओं का क्या हो। भारत ने अफ़गानिस्तान के लोगों को पानी पिलाने के लिए भी परियोजनाएं चलाई, लेकिन अब भारत की सरकार किस तरीके से अपने पैसे को और अपने प्रोजेक्ट को बचा पाती है ये अपने आप में एक सवाल है। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार तालिबान को लताड़ लगाता रहा। लगातार अफ़गानिस्तान के भीतर इस बात का प्रयास किया गया कि शांति बहाली। लगातार वैश्विक समुदाय ने ये प्रयास किया कि हम इस जो गठबंधन है आतंकियों का, इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते। लेकिन दोस्तों आतंकी झुके नहीं, आतंकी रुके नहीं। वहाँ की दोस्तों जो पश्तो जाति है वो अपने आप में बड़ी विचित्र है। तकरीबन दोस्तों 40% के करीब वहाँ पर इसकी आबादी है, और इसके लोग काफ़ी बड़ी संख्या में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तालिबान के समर्थक। एक बहुत बड़ी वजह दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये भी रही तालिबान की विजय की वहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग काफ़ी बड़ी संख्या में तालिबान को मिला। अन्यथा दोस्तों 80,000 के करीब लोग या आतंकी किसी देश को इस तरीके से बंदूक की नोक पर बंधक नहीं बना सकते। ये बात अलग है कि दोस्तों प्राचीन समय में 20 से 30,000 सैनिक ही देशों पर कब्जे कर लिया करते थे, लेकिन उस समय के हालात कुछ और थे। आज की 21वीं सदी में यदि ऐसा होता है तो ये वास्तव में काफ़ी शर्मनाक है और काफ़ी गंभीर स्थिति है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जिस वक्त में 1979 से और 89 तक वहाँ पर सोवियत रूस का कब्जा रहा, उस वक्त में दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका पूरी तरीके से सहयोग करते रहे दोस्तों। जो यहाँ पर विरोधी गुट है इस तरह के गुटों का कि किस तरीके से सोवियत रूस को वहाँ से हटाया जाए।
और उसके बाद दोस्तों आतंकवाद वहाँ पर पनपता चला गया। मुल्ला उमर जैसे नेताओं ने वहाँ पर शासन किया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 98-99 का वो दौर था जब तकरीबन 90% इलाके पर तालिबान के, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान के तालिबान का कब्जा हुआ करता था। मुल्ला उमर जैसे नेता सशक्त हुआ करते थे। दोस्तों 1990 के दौर में काफ़ी सशक्त नेता हुआ करते थे मुल्ला उमर, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। अमेरिकी सेनाओं ने वहाँ पर शांति की बहाली कराई, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने वहाँ से वापसी का ऐलान किया, कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान फिर से उसी दिशा में बढ़ रहा है और वैश्विक समुदाय के लिए ये काफ़ी गंभीर चुनौती है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता हो कि तालिबान का अर्थ क्या है। दोस्तों अपने आप में आप विचार करते होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्तो भाषा में स्टूडेंट को तालिबान कहा जाता है, यानी कि पश्तो भाषा का एक शब्द है जो स्टूडेंट को तालिबान कहा जाता है। लेकिन आज तालिबान किस तरीके से लोगों का खून बहा रहा है, ये अपने आप में एक विचित्र सवाल है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा जो वहाँ पर दोस्तों सर्वोच्च नेता एक तरीके से इस वक्त में अफ़गानिस्तान का चुन लिया गया है, तालिबान का इस शीर्ष कमांडर है दोस्तों, जो वहाँ पर अब पूरी शरीयत के अनुसार देश को, अफ़गानिस्तान लूटने का प्रयास करेगा, खसोटने का प्रयास करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मुल्ला सिरीन को दोस्तों गवर्नर बनाया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों तमाम वे बातें हैं जो अफ़गानिस्तान को दबाने का कार्य कर रही है, अफ़गानिस्तान के लोगों को मारने का एक तरीके से आतंकी संगठन काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों विचारणीय बात यह है कि क्या कोई देश दूसरे संगठनों के भरोसे आगे बढ़ सकता है। मेरे विचार में तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस देश को तरक्की करनी है उसे खुद के बूते और खुद के भरोसे ही आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं उसे इस बात का पुरजोर तरीके से प्रयास करना चाहिए कि उसके नागरिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो, उसके यहाँ सैन्य शक्ति जो हो वो काफ़ी मजबूत हो और सैन्य संसाधनों का भी अभाव ना हो। लेकिन अफ़गानिस्तान को तमाम सहायता के बावजूद भी ऐसा ना हो सका, और जिसकी उम्मीद विश्व ने नहीं की थी वह ही हो गया। आज अफ़गानिस्तान आखिर तालिबान का हो ही गया। और दोस्तों देखना ये है कि अब कितने लोगों की वहाँ पर जाने जाती है, कितने लोगों की हत्याएं होती हैं। और राजनेताओं ने सिद्ध कर ही दिया कि राजनेताओं का राष्ट्रवाद खोखला होता है। चाहे राजनेता किसी भी देश के भीतर राजनीति क्यों ना करते हो, कहीं ना कहीं अपने जीवन की सुरक्षा उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, अत्यंत अनिवार्य होती है। वो उस पर निश्चित तौर पर ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कमोवेश जिस तरीके से वहाँ पर कब्जा हो चला है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी आप सभी के लिए एक विचारणीय और जाननीय बात है। आपके मस्तिष्क में आ गई होगी दोस्तों ये बात। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मलाला यूसुफ के बारे में। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो तालिबानी आतंकियों की गोलियों का शिकार हुई थी, महिलाओं की शिक्षा के लिए जिन्होंने कार्य किया, नोबेल पुरस्कार विजेता महिला। लेकिन दोस्तों उन्होंने भी तालिबान के भीतर जिस तरीके से दोस्तों तालिबान ने दोस्तों कार्रवाई की, माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान के भीतर उसका विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं मानवता को तार तार करने की एक कार्रवाई है। लेकिन इसका समर्थन करने वाले भी कई लोग दोस्तों हैं, जिनमें एक चीन है जो खुद को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित किए हुए हैं और पूरी मानवता को डंक मार रहा है। पूरी दुनिया पर उसकी विस्तारवादी नीति इस वक्त में हावी होती चली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों एक पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो आज फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनको तो काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल गया। कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ तालिबान पर जो आतंकी संगठन है इस पर दबाव बनाएंगे कि कहीं ना कहीं भारत के भीतर आतंकी हमले तेज किए जाए। भारत को अस्थिर करने का अब पाकिस्तान पूरी तरीके से प्रयास करेगा, पूरा ताकत वो लगाएगा। लेकिन पाकिस्तान को एक बात समझ लेनी चाहिए कि भारत की सेना वो पराक्रमी सेना है जिसने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे।
और बांग्लादेश को उससे अलग कर दिया था। भारत की सेना वो पराक्रमी सेना है जिसने वर्ष 1999 में कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया था। भारत की सेना वो सेना है जिसने 1965 में लाहौर तक तिरंगा लहराया था। भारत की सेना से टक्कर लेना पाकिस्तान की सेना के और पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के बस की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का आतंकी मुल्क किसी भी हद तक गिर सकता है। और कहीं ना कहीं भारत को अपनी जो कूटनीति है और अपनी जो विदेश नीति है उसमें धार देने की आवश्यकता है, अपने मित्रों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों चीन से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। चीन एक तरफ बॉर्डर पर भारत के लिए चिंता का सबक बना हुआ है। गलवान में हुई झड़प के बाद से दोस्तों लगातार कमांडर स्तर की टोक चल रही है चीन के साथ, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन पता नहीं किस गुमान में है, किस घमंड में है कि वो भारत को 1962 वाला भारत समझ रहा है। ये भारत बदला हुआ भारत है। निश्चित तौर पर भारत की सेनाएं तो पहले से ही पराक्रमी है, लेकिन आज के समय में भारत की सेनाओं के भीतर आधुनिकीकरण हो रहा है। भारत की सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार दोस्तों देश के भीतर रही हो, कांग्रेस की हो या फिर दोस्तों भाजपा, देश की दो सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों, कोई भी सरकार हो, अब चीन को जवाब देने के लिए एकजुट है। ये बात अलग है कि भारत के भीतर राजनीति होती है और राजनीति का दोस्तों अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भारत के भीतर है, लेकिन इन देशों को कतई ये नहीं समझना चाहिए कि भारत कमज़ोर चला है। लेकिन भारत को कहीं ना कहीं सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो देश अपने शत्रुओं से सावधान नहीं रहता कहीं ना कहीं वो मार खा जाता है। और इस बार भारत को मार नहीं खानी है। अपितु दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और चीन को मात देनी है और इस आतंकी संगठन को भी परास्त करना है। आखिर दोस्तों यहाँ के लोगों को दोबारा से शरीयत के कानून के अनुसार चलना ही होगा। भारत की जनता जो अफ़गानिस्तान के भीतर दोस्तों इस वक्त में रह रही थी दोस्तों, उसको निकालने का लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार इस बात के प्रयास में है कि किस तरीके से इस पूरे इलाके से दोस्तों जो विवादित इलाका है अफ़गानिस्तान, इस वक्त तो सबसे बड़ा टेंशन का केंद्र विश्व के लिए बना हुआ है, उससे अपने नागरिकों को निकाला जाए। पूरी दुनिया अपने नागरिकों को बचाने में लगी हुई है और इससे दोस्तों एक सीख और मिलती है कि जो देश दूसरों के भरोसे चलते हैं उसको एक दिन धोखा मिल जाता है। अफ़गानिस्तान बेचारा ये सोचता रहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसको बचा लेंगे, यानी कि तालिबान से उसकी रक्षा कर ली जाएगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में अफ़गानिस्तान इधर का रहा ना उधर का रहा। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, बीच मझधार में आज अफ़गानिस्तान है। उसके यहाँ तो ना नेता है ना उसके यहाँ आज नाटो और अमेरिका की सेनाएं हैं। उसके यहाँ तो केवल आतंकियों का बोलबाला है। आतंकियों के सहारे ही आज अफ़गानिस्तान चल रहा है और उनके रहमोकरम पर ही उस देश की जनता को अब जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महिलाओं के साथ क्या होगा ये तो आप सभी जानते ही हैं। किस तरीके से उनके हकों को समाप्त किया जाएगा, उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं जितनी तेज़ गति के साथ अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया उससे पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैरत में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे विचार में दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें कई देशों का सहयोग है और वहाँ की जनता की नाकामी भी है दोस्तों, कि उनके भीतर कहीं ना कहीं लड़ने का जज्बा दिखाई नहीं दिया। इसीलिए तालिबान इतना मजबूत होकर के आगे आया। लेकिन निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सचेत रहे, क्योंकि जख्मी सांप किसी भी वक्त में डंक मार सकता है। सरकार को दोस्तों कुंभकर्ण की नींद नहीं है, अपितु दोस्तों यहाँ पर एक सचेत और एक लोमड़ी की तरह चतुर निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चालाक लोमड़ी बनने की भारत सरकार को आवश्यकता है, तभी हमारा देश इन आतंकियों के मंसूबों से खुद को बचा पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अफ़गानिस्तान में रक्तपात ज़्यादा ना होने पाए। मेरे इस वीडियो में इतना ही।